नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 24 नवंबर 2025। ठीक है। और ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। तो करंट अफेयर का डिस्कशन शुरू करते हैं अपन लोग। और ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे नो प्लान टू ब्रिंग बिल ऑन चंडीगढ़ से सेंटर। तो इस पूरे मैटर को अपन देखेंगे आगे, क्वेश्चन की फॉर्मेट में अच्छे से देखेंगे इसको। और ये जो अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नर के लिए जो टाइमलाइन या प्रेसिडेंट के लिए जो टाइमलाइन की थी, डिफाइन की थी, उसको लेके अभी पूर्व सीजीआई ने जो बोला है कि ये जो स्पष्टीकरण दिया गया है, सुप्रीम जो राष्ट्रपति की सलाह मांगने पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे जो जजमेंट दिया था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोला हुआ है। ठीक है। और ये एसआईआर प्रोसेस चल रही है, तो उसको लेके जो हरासमेंट हो रहा है बीएलओ वगैरह के, आपने भी सुना होगा, सुसाइड वगैरह की न्यूज़ बहुत आ रही है। और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ रहा है। अभी नोएडा में कल एक न्यूज़ थी कि 20 बीएलओ पे कार्रवाई करने, मतलब 2 को तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने और 20 पे एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है। ये न्यूज़ में है, ये है। तो हमारा पहला न्यूज़ आज शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ जी 20 के बारे में था, जो अभी चल रही थी, कल ही ख़त्म हुई है जी 20, और उसको लेके न्यूज़ में था। तो जी 20 का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी 2025 वाला जी 20 साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है। तो जी 20 कब हुआ था? जब एशिया में एक क्राइसिस आया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है। 1999 के आसपास, 1999 में आया था ये क्राइसिस। उसके बाद फील हुआ कि बहुत सारे देश है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, पूरा मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो एक का डिसीजन दूसरे का डिसीजन तीसरे का, ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एक दूसरे पे है, तो क्यों नहीं मिलके हम इन चीज़ों को तय करें। तो उस टाइम पे 99 में क्या हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर और जो देश के गवर्नर होते थे ना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, वो उन्होंने मिलके इस फोरम का निर्माण किया था। ठीक है। ये फोरम उस टाइम सिर्फ कौन कौन थे, इसके पार्ट कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर, जैसे आरबीआई के गवर्नर। तो ऐसे सब देशों के गवर्नर और जो बैंकों के गवर्नर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर मिलके वहाँ पे जो फोरम में मीटिंग होती, सम्मेलन होता था साल में। ठीक है। लेकिन फिर आपको भी पता, 2007-8 में एक और क्राइसिस आ गया, तो बहुत ग्लोबल क्राइसिस आ गया था। अमेरिका में जो बैंक थे वो फेल्ड हो गए थे, 2 बैंक फेल्ड हो गए थे, उस वजह से ग्लोबल क्राइसिस आ गया था। तो उसके बाद फिर क्या किया कि नहीं यार, फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर, मतलब जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर नहीं, अभी तो इस बॉडी को ना बहुत हैवी बनाया जाए। मतलब जी 20 बहुत, हर कॉन्टिनेंट से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देश शामिल है। और आप यहाँ देखोगे जी 20 85 और जीडीपी 85% जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है, 75% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको अगर वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तो अच्छे डिसीजन ले सकती है बॉडी। तो फिर 2008 से क्या किया, स्टेट हेड यानी जैसे किसी का हो सकता है प्रेसिडेंट हो, किसी का जैसे चाइना के तो प्रेसिडेंट, इंडिया के तो प्रधानमंत्री, उसकी बैठक शुरू हो गई 2007 के बाद। फिर क्या हो गया, 2008 से वो जो स्टेट हेड है वो जाने लगे, उनकी मीटिंग होने लगी। ठीक है। T20 बार अपग्रेडेड टू लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नर। ठीक है। तो जो मेन हेड थे वो पार्टिसिपेट करने लगे 2007 के बाद से ही। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। ठीक है। जो मेजर इकोनॉमिक इशू है जो चल रहे हैं वर्तमान में, उन पे कोई एक राय बनाना, मतलब उनके बीच सहमति बना के एक जारी करना, और कोई बड़े डिसीजन हो तो वो लेना, इस खासकर इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड है। ठीक है। एनुअल समिट, हर साल समिट होती है इसकी। आपको भी पता, 2023 में भारत में हुई थी, 2024 में ब्राजील में हुई थी, और 2025 में अभी साउथ अफ्रीका में हुई है, और 2026 की है वो यूएसए अमेरिका में होने वाली है। ठीक है। हेल्ड एनुअली अंडर लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। ठीक है। मतलब हर बार अलग अलग देशों में होती है, उससे इंडिया से पहले इंडोनेशिया में हुई थी। प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय ट्रोएका। ट्रोएका क्या होता है? ट्रोएका 3 देशों का एक ग्रुप है। जैसे वर्तमान में हो रही है, तो कौन है अभी, क्या हूँ, साउथ अफ्रीका में हो रही है। उससे पहले हुई थी 2024 वाली, कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे होगी? यूएसए में 2026 वाली। तो ये तीनों देश मिला के क्या बनाते? ट्रॉयका बनाते। ठीक है। मतलब जो पहले हो चुकी है, जो वर्तमान में हो रही है और आने वाले टाइम में होगी, तो ये तीनों मिलके क्या बनाए थे? ट्रॉयका बनाते हैं। ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है, जी 20 रिप्रेजेंट आपने बता दिया 85 जीडीपी और 75 जनसंख्या को करता है। इसके देश कौन से वो देख लेते हैं अच्छे से।
देखो इसके देश आप देखने जाओगे तो ये एक डायग्राम है। G7 कंट्रीज जो बहुत डेवलप्ड नेशन है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम यूके है। G20 में अगर रशिया को मिला दिया जाए तो G8 बन जाएगा। एक्चुअली में क्रीमिया हड़पने के बाद रशिया को G8 से बाहर कर दिया था और ये ग्रुप फिर से G7 बन गया था। और G8 में अगर अफ्रीकन यूनियन जो भारत की प्रेसिडेंसी में G20 में शामिल हुआ था, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, दो ग्रुप है शामिल, ध्यान रखना, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, ठीक है। इनको याद रखना क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब चार चार के ग्रुप बना के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, शायद तक 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसके बारे में अच्छे से। G20 से क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर साल क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस बार का जो 2025 का वो कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ। और एक मेजर न्यूज़ यहाँ से ये है कि यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट एब्सेंट थे इस बार, ट्रम्प इस बार एब्सेंट थे। साउथ अफ्रीका हैज एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंटी 2025 वाला, ठीक है। थीम क्या थी, थीम इंपॉर्टेंट है, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी थी, एकजुटता, समानता और सततता, ठीक है ना। अनवेलिंग प्रायोरिटीज ऑफ सेंटर ऑफ डिजास्टर रिजिलियंस, डेब्ट रिलीज, क्लाइमेट फाइनेंस और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ये था जो मेन फोकस्ड एरिया था, ठीक है। ये पहली बार हुआ है साउथ अफ्रीका में, पहली बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहली बार हुआ है। और ये भारत हमेशा वकालत करता है ग्लोबल साउथ की, तो इसको ये शो करता है अच्छे से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है, ये एक फिलोसॉफी है साउथ अफ्रीका की, फिलोसॉफी है उबंटू। उबंटू एक फिलोसॉफी है, वो कहती है कि आई एम बिकॉज वी आर, हम हैं इसलिए मैं हूँ, ठीक है। तो ये वहाँ की फिलोसॉफी को देखते हुए उन्होंने बोला कि जो यूएन चार्टर है या फिर इंटरनेशनल लॉज है या फिर पीसफुल सेटलमेंट वगैरह है, वो सब मिल के होना चाहिए, ठीक है, सहमति से होना चाहिए, मिल बैठ के होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लेके ये जो फिलोसॉफी उबंटू है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस बार का पूछा गया 2023 में, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। The G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governor to discuss the international economic financial crisis। बिल्कुल सही था, अभी हमने पढ़ा है इसको। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, तो बिल्कुल ये भी सही था उस टाइम का, जब 2023 का हुआ था G20, तो उस टाइम भी जस्ट पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों सही थे, इसका ध्यान रखना अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रेंथन टेक्सटाइल एंड सेमी सेरिकल्चर कॉपरेशन विद जॉर्जिया। तो जॉर्जिया न्यूज़ में हो जाता है, जॉर्जिया वैसे भी न्यूज़ में रहता ही है कभी कभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अपन इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जॉर्जिया इट इज़ अ कंट्री इन ट्रांस काकेशिया रीजन सिचुएटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट एशिया। तो ये ब्रीज टाइप का एक है, जो यूरोप, इस साइड यूरोप लगता है, इस साइड एशिया लगता है, ठीक है। इसकी बॉर्डर कंट्रीज देखने जाओगे तो यहाँ पे रशिया है, बहुत बड़ा देश रशिया है, यहाँ पे अजरबैजान है, आर्मेनिया है, टर्की है, और ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। नॉर्थ में रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, वाटर बॉडी ब्लैक सी है। माउंट सेखरा यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है, छोटी है माउंट सेखरा, और ग्रेट काकेशस रेंज है वो यहाँ पे है, तो इस पे भी फैला हुआ है इसमें। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट रीजन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड करवाने के लिए पूछा जा सकता है। अब खाजिया, साउथ ओसेटिया, अजारिया, ये जो है हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखना, चारों के चारों तीनों नाम ध्यान रखना, कभी बार आपको कनेक्ट करवाने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री विच ऑफ द अबव शेयर लैंड बॉर्डर विद जॉर्जिया। तो आर्मेनिया करता है, अजरबैजान भी करता है, टर्की करता है, लेकिन यूक्रेन नहीं करता है, तो 1 2 3 सही होगा। यूक्रेन देखा, रशिया करता है लेकिन यूक्रेन नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है, आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में गुरु तेग बहादुर जी की जो जिस दिन उन शहीद हुए थे, उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 नवंबर को आज ही के दिन उनको 1675 के आसपास
उनको 1675 के आसपास उनको दिल्ली में सजा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो वो इसलिए आज का दिन है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने उसका जो था तो ग्रीटिंग किया था उसके लिए, ठीक है, मैसेज डाला था उसके लिए, ग्रीटिंग नहीं सॉरी, ठीक है। उनका जो लाइफ था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1621 से लेके 1675 तक था, ठीक है। ये 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ध्यान रखना, सिख धर्म के 9वें गुरु। और ये इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के, हरगोविंद जी थे उनके घर पे हुआ था, मतलब ये उनके बेटे थे। और ये कब जन्म हुआ था उनका, 1 अप्रैल 1621 में हुआ था, ठीक है। और ये जो थे हरगोविंद जी थे वो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, ठीक है। सॉरी, सिक्स सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। और ही बेकम नोबल द नेम तेग बहादुर। एक्चुअली में मुगलों के खिलाफ वीरता से लड़ने के कारण इनको ये उपाधि मिली थी, कौन सी, तेग बहादुर की। ये तेग बहादुर जो इनका नाम है वो इनके गुरु हरगोविंद जी ने दिया था, जब मुगलों के खिलाफ उन्होंने वीरता से लड़े थे तब दिया था, ठीक है। 9वें सिख गुरु है। और ही सन गुरु गोविंद सिंह बिकम द 10th गुरु। और इनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, ठीक है। इतने फैक्ट अच्छे से ध्यान रखना। लाइफ और वर्क्स क्या है, ही बिल्ड ए सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब का स्थापना की थी उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, शिवालिक हिल्स के नीचे है, तो ध्यान रखना, शिवालिक हिल्स फुट हिल्स के वहाँ पे है, सतलुज रिवर के नियर पास में ही है ये जो आनंदपुर साहिब सिटी है वहाँ पे। और उन्होंने 100 से ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब में कविताएं लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको इनका पब्लिकली बी हेडेड इन 1675 ऑर्डर टू मुगल एम्परर औरंगजेब की टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहांगीर शाहजहाँ औरंगजेब की टाइम पे था इनका। तो इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए बोला गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने सरेआम फांसी दी गई थी, इनको सर कलम किया गया था इनका दिल्ली में, ध्यान रखना। इज मेटेड रिमेंडेड एज द शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस, आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में हम उसके उनके बलिदान को याद करते हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट काफ़ी है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु तेग बहादुर जी। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आनंदपुर, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड मोर देन 100 रिदम इन टू दी गुरु ग्रंथ साहिब, कविताओं का संकलन किया, बिल्कुल सही बात है। ही वाज एग्जीक्यूटेड इन लाहौर ड्यूरिंग औरंगजेब रेजन, तो ये दिल्ली में हुए थे, लाहौर में नहीं, उनको एग्जीक्यूटेड नहीं किया गया था। तो 1 और 2 सही होंगे, 3 सही नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेली शॉक्स। दिल्ली में अभी पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा हुआ है। AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 प्लस, एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से 400 प्लस है, हो सकता है ओरिजिनली बहुत ज़्यादा हो, डाटा मैनिपुलेट किया हो, लेकिन दिल्ली में रहने में हालत तो ख़राब हो ही रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि 35 जो पावर प्लांट है ना, उसमें से 15 ऐसे पावर प्लांट है जिनके पास सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट करने के लिए कोई भी प्लांट नहीं है, यूनिट्स नहीं है, ध्यान रखना। जो 300 किलोमीटर के दायरे के रेडियस में जो फैला हुआ पूरा सिस्टम है, उसमें 35 जो पावर प्लांट है, उसमें से 15 के पास सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट करने के लिए कोई प्लांट नहीं है। तो देख लेते सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बारे में 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। ये कलरलेस होती है, रंगहीन है, बहुत तेज गंध वाली ये एक गैस है, ठीक है। लिक्विड होगा, जब बहुत हाई प्रेशर होगा तो लिक्विड होगा, जैसे गैस की टंकी में लिक्विड फॉर्म में रहता है गैस, और जब जैसे वो खुलता है तो गैस के रूप में बाहर आता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा, और इसको खोला जाए तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये पानी में अच्छे से घुल सकती है, ठीक है। और ये तेज गंध वाली ऐसी गैस है, बहुत इरिटेट करने वाली गैस है, जो माचिस जली हुई होती है ना, उसके जैसी इसकी गंध रहती है, ठीक है। ये केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, पेपर पल्पिंग और मेटल और फूड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है, SO2 का, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको भी पता है अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेदार रहती है ये, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये दोनों मिलके करते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, ठीक है, तीनों के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर कम्स मेनली फ्रॉम, ये मेन कहाँ से आता है, मेन आता है पावर प्लांट से। पावर प्लांट में कोयला और जो तेल जलते हैं ना, ऑयल जलता है, वहाँ से ये
आता है, मेन इसके सोर्स से। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 इन द एटमोस्फेरिक इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय पावर प्लांट एंड अदर इंडस्ट्रीज फैसिलिटी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल, शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। तो ये वाला सही है, पावर प्लांट जो यूज करते हैं उस फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा सल्फर का इमिशन होता है। सुखना कैचमेंट एरिया या सुखना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी न्यूज़ में है, क्योंकि 9 दिन का एक वाइल्ड लाइफ सेंसस यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस वजह से सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। तो देख लेते हैं, ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है, नियर द फेमस सुखना लेक के पास में ही सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ध्यान रखना ये कहाँ पे है, शिवालिक के फुट हिल्स में है। ठीक है, तलहटी में, शिवालिक की तलहटी में। द लेक वाज क्रिएटेड बाय आर्किटेक्ट्स ले कॉर्बिशियर। लो कॉर्बिशियर ने बनाई थी इसको, किसको? सुखना चौ एक रिवर थी, उसको डाइवर्ट करके उन्होंने इस झील का निर्माण किया था, सुखना लेक का। ठीक है, सीजनल स्ट्रीम द फ्लो डाउन दी शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स से आती है। सेंचुरी वाज डेवलप्ड रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट्रेशन डन सॉइल कंजर्वेशन अराउंड सुखना लेक। तो सुखना लेक के आसपास मिट्टी संरक्षण के लिए, इसको मृदा संरक्षण के लिए इसको डेवलप किया गया था। फ्लोरा क्या क्या है वहाँ पे? शेर है, फुलई है, कीकर है, शीशम है, मूंज है, अमलतास है, जिंगंज है, अमला है, रति है, वसाका है, ये सब है फ्लोरा है। फौना कौन कौन से, पशु पक्षी कौन से? करल गिलरिया है, कॉमन मंगूस है, इंडियन हरे है, ये है। और जंगली कैट वगैरह, जैकॉल, वाइल्ड बोर वगैरह यहाँ पे लिए फेमस है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में खासकर ध्यान रखना। तो देख लेते इससे रिलेटेड MCQ देख ले। विथ रेफरेंस टू सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो बिल्कुल सही है। इट वाज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एफर्ट अराउंड मैन मेड लेक। तो बिल्कुल मैन मेड लेक है। इस बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया, 2018 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो कड़ाई कैनाल के बारे में था। तो ध्यान रखना, इट इज डेजिग्नेटेड एज ए रामसर वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के लिए अभी प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन अभी इसको नहीं, इसका दर्जा नहीं मिला अभी रामसर साइट का। तो ये तीसरा वाला गलत होगा, तो 1 और 2 सही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्लेरिफाई दैट द सेंटर विल नॉट इंट्रोड्यूस CA बिल टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर दोज आर्टिकल 240 इन अपकमिंग सेशन। तो चंडीगढ़ को भी ना बोला है कि हम लोग लाएंगे नहीं। ठीक है, और ये आपने देखा होगा हेडलाइन का मेन मुद्दा था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, अपन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। जब 1966 में जब पंजाब की जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था, तो चंडीगढ़ उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी उस, लेकिन वो यूटी थी, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि वहाँ पे विधानसभा नहीं है। तो वहाँ पे एक प्रशासक होगा, और वहाँ के प्रशासक होता है वही पंजाब का गवर्नर ही वहाँ का प्रशासक होता है। ठीक है ना। और आर्टिकल एक 240 है, 240 आर्टिकल में प्रेसिडेंट उन स्टेट के लिए, इन उन यूटीज के लिए रूल बनाता है जहाँ पे विधानसभा नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिर जैसे लद्दाख है, या फिर दादर और नागर हवेली है, वहाँ पे लक्षद्वीप के लिए है। वहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेशन नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो वहाँ के रूल कौन बनाता है? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 240 के अंडर इसको लाने के लिए एक लोकसभा का बुलेटिन आया था 21 नवंबर को, एक बुलेटिन आया कि ये उसके रिगार्डिंग एक बिल लाने वाले हैं कि चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर काउंट किया जाए, यानी कि राष्ट्रपति के अंडर आ जाएगा सीधा। तो वहाँ पे थोड़ा राजनीतिक रूप से थोड़ा टसल, मतलब थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़े, तो फिर उसको अभी सेंटर ने मना किया कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो करंट स्टेटस क्या है? यूनियन टेरिटरी सिंस 1966 अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसका गवर्नेंस होती है वो किसके अंडर होती है? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत। तो ध्यान रखना,
और इसका एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? गवर्नर ऑफ पंजाब का जो गवर्नर है वही इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है? आर्टिकल 240 क्या करता है? राष्ट्रपति को इनको रेगुलेट करने का पावर देता है जहाँ पे विधानसभा नहीं है। 240, तो 240 में ये जो मैंने बोला लद्दाख है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अच्छा पौंडीचेरी नहीं है, और दिल्ली नहीं है, और जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि इन तीनों में विधानसभा है, तो ये यहीं से हैंडल नहीं होगी। चंडीगढ़ इट प्रेजेंटली गवर्नर अंडर यूटी एक्ट प्लस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉट आर्टिकल 240। तो 240 के अंडर नहीं आता है चंडीगढ़, तो ध्यान रखना इसको लेके। तो न्यूज़ इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते। विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल अंडर आर्टिकल 240 द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन for all union territories including those with the legislature. Chandigarh is currently administered under Punjab Reorganization Act 1966 के. The administrator of Chandigarh is allow appointment separately and is not linked to any state governor. तो इसका स्टेटमेंट दो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है म्यांमार में आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, साइबर स्कैम हो रहे हैं। जैसे आपके पास टेलीग्राम पे मैसेज आता होगा, ये टास्क कंप्लीट कीजिए, आपको 500 रुपये मिलेंगे। फिर एक बार 500 रुपये देने के बाद एक टास्क, 2-4 टास्क और करवाई जाएगी, फिर बोला जाएगा कि आपको इसके लिए ये टास्क है, प्रीपेड टास्क है, आपको 500-1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर जाके आप ये टास्क कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड में नहीं आना है। आप 1000 करोगे, फिर आपको लोभ दिया जाएगा, फिर जब आप 2000 करोगे, फिर आपका पैसा अटक जाएगा, बोलेगे 3000 भरोगे तो आपका पैसा निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे आप आगे फंसते जाओगे। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो कहाँ से कंडक्ट होती है? ये होती है म्यांमार से। म्यांमार का और थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर पे है, वहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट होती है। और यहाँ से बहुत सारे भारतीय वगैरह जाके यहाँ पे मतलब स्लेव टाइप में रहते हैं, वही उनका काम ही रहता है, लोगों को कॉल करो इंडिया में और इस तरह से स्कैम करते रहो। तो अभी क्या क्या है, म्यांमार की जो जुंटा सरकार है उन्होंने एक रेड मारी, मतलब वहाँ पे गए और उन्होंने 1600 के आसपास फॉरेनर को पकड़ा है। उसमें सारे बहुत सारे इंडियन भी रहेंगे, बहुत सारे चाइनीज़ पाकिस्तानी वगैरह रहेंगे, तो उनको पकड़ा है। तो म्यांमार न्यूज़ में, म्यांमार वैसे न्यूज़ में है ये 2021 के बाद, जब से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, वो हुआ है, वहाँ के बाद ही वो न्यूज़ में है। वहाँ पे जुंटा यानी जहाँ वहाँ सैनिक शासन है, इसलिए वो न्यूज़ में है। तो म्यांमार के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। ये म्यांमार आपको भी पता आसियान का पार्ट है, आसियान देशों का पार्ट है म्यांमार। और ये कहाँ पे है? इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला में स्थित है। इंडो चाइनीज़ जो पेनिनसुला है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी? इंडिया तो बहुत बड़े बॉर्डर साझा करता ही है, यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर साझा करता है इसके साथ, चाइना करता है, लाओस करता है यहाँ से, थाईलैंड करता है यहाँ से। तो बहुत सारे देश है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड। थाईलैंड सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर साझा करता है। आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर साझा कौन करता है? थाईलैंड करता है। और बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी के साथ ये बॉर्डर साझा करता है, अपनी जलीय सीमा को साझा करता है। इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट है, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में ना बहुत सारे कोऑपरेशन है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बनते हैं। भारत म्यांमार जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, कौन से स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं भारत की? अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर की साइड नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट है। ध्यान रखना, नाम कंफ्यूज नहीं होना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना। इरावदी नदी बहुत फेमस है, इरावदी डॉल्फिन के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ की इरावदी कचिन हिल्स से निकलती है, ठीक है, कचिन हिल्स से निकलती है और अंडमान सी में जाके गिरती है। तो ध्यान रखना, ये कहाँ गिरती है? अंडमान सी। और कहाँ से निकलती है? कचिन हिल से निकलती है। इरावदी नदी बहुत फेमस है। और कुछ जियोग्राफिकल रीजन है जो बहुत न्यूज़ में रहते हैं। अराकन माउंटेन जो बांग्लादेश के बाद साथ बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखना। इन हिल्स, नागा हिल्स दोनों हैं जो भारत के साथ बॉर्डर बनाने, कचिन हिल्स है जो चाइना के साथ बॉर्डर मिलाते। ये कचिन स्टेट है, ये बहुत फेमस अभी न्यूज़ में था। कचिन स्टेट यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस्लामिक और बौद्ध धर्म के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, तो ये न्यूज़ में था। तो कचिन कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है, ध्यान रखना। शांत प्लेट्यू वो ईस्टर्न अप हेल्ड है। और रखाइन प्रांत तो आप बहुत टाइम से न्यूज़ में है, किस वजह से? क्योंकि रोंगिया कॉन्फ्लिक्ट इस एरिया में चल रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। पॉलिटी क्या है? आपको भी पता है कि 2021 के बाद वहाँ की सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा के जुंटा का शासन हो गया था, ठीक है। 2008 में यहाँ पे संविधान में संशोधन करके एक प्रावधान शामिल किया कि जो वहाँ की जो
सीट है ना पार्लियामेंट में, संसद में 25% कहाँ से आएगी? सेना से आएगी। तो चाइना वहाँ पे अपने आप में बहुत पावरफुल है। भारत और म्यांमार के बीच प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पहला तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको भी पता है भारत और जो यहाँ पे चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत ने कोलकाता से डायरेक्ट कहाँ सितवे पोर्ट, जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, वहां तक जो जल मार्ग है उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ उसको करने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है। तो मल्टी मॉडल का अर्थ है वायु से, नदी से, जल से, थल से, सबको मिला के बनाया गया है। तो ये कैसा है, कनेक्ट कोलकाता से सितवे पोर्ट जाता है, फिर ये कलादान रिवर से जाता है, मिजोरम जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है ये है सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, वहाँ पे डिपेंडेंसी को कम करना और वहाँ से भी आवाजाही शुरू करना। म्यांमार आईएमटी करके एक ट्राइलेटर हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटर हाईवे, मोरे मणिपुर से ये मांडले मांडले म्यांमार में जाता है, मोइशॉट कहाँ पे, थाईलैंड तक ये जाता है, ठीक है। तो आप बाय रोड भी थाईलैंड जा सकते हो। आईमबेक्स बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ध्यान रखना, इंडिया और म्यांमार के बीच एक ऑपरेशन सनराइज हुआ था। तो इंसर्जेंस के जो उग्रवादी या आतंकवादी बोल सकते हो, उनके खिलाफ भारत और म्यांमार में जॉइंट ऑपरेशन किया था, उसके लिए भी न्यूज़ में। रखाइन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया बिल्डिंग सितवे पोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर रोहिंग्या रिहेबिलिटेशन इन रखाइन प्रांत, तो ये भी न्यूज़ में, इसलिए देख लेना, ठीक है। और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, ध्यान रखना सिर्फ देश नहीं पूछे जाते, स्टेट भी पूछे जा सकते। मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो बिल्कुल ही नहीं थे। एक तो था आपका आसाम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा नहीं है, नागालैंड और मिजोरम। तो कौन सा है? 1, 2 एंड 4 ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूएनएससी रिफॉर्म नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट नेसेसरी। मोदी जी ने अलग से मुलाकात की, G20 के दौरे पे है। तो G20 साउथ अफ्रीका में उन्होंने 3 देशों का एक ग्रुप है, IBSA इप्सा करके एक ग्रुप है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका 3 देश मिलके ये ग्रुप बनाते हैं। तो मोदी जी ने बोला है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म है ना, वो भी ऑप्शन नहीं है, आप कंपलसरी है, अब तो ये करना ही पड़ेगा, आज की जरूरत है। बहुत टाइम पहले ये बना हुआ बॉडी है, तो अब तो रिफॉर्म करना ही पड़ेगा आपको। तो IBSA कब बना था? 2003 में बना था, ये 6 जून 2003 में बना था। ये यूनिक टाइप का फोरम है जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट से 3 देश है, मतलब साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ब्राजील दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और इंडिया है वो कहाँ से है? एशिया कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो तीनों को मिला के एक सिमिलर टाइप के चैलेंज को हैंडल करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया गया था, फॉरेन मिनिस्टर ने मिलके 2003 में बनाया गया था, ठीक है। 2003 में बनाया गया था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन फेमस है, ध्यान रखना, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन IBSA के अलावा भी 2-3 जगह फेमस है। एक है रोड सेफ्टी के लिए 2015 में बनाया गया था, एक था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर के बारे में भी बनाया गया था, और एक वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी ये बनाया गया था, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन 4 के लिए फेमस है। तो रोड सेफ्टी के लिए है वो बहुत सबसे ज़्यादा फेमस है। IBSA भी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से बना है, तो वो भी फेमस है, और चाइल्ड लेबर से भी रिलेटेड ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है। IBSA फंड है इन देशों का, इट वाज स्टेबलाइज कब? 2004 में किया था इसको स्थापित, और 2006 से इसने काम करना अपना शुरू किया था। इट पर्पस ऑफ फंड इज आइडेंटिफाई रिप्लीकेबल एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट दैट कैन बी, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, विकासशील देशों में है, जो जरूरत के आधार पर मांग के अनुरूप जो प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑफन सीन इन न्यूज विथ इज रिलेटेड टू विच ग्रुपिंग? बेसिक है या G4 है, IBSA है, SCO है, तो IBSA से रिलेटेड है, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव ऑल नॉन कॉम्प्लाइंट ORS प्रोडक्ट इमीडिएटली। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ORS जो गैर मानकीकृत प्रोडक्ट है उस पर भी ORS लिखा रहता था, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं दुकानों पे या फिर मेडिकल पे, वहाँ पे ORS लिखा रहता है, लेकिन ORS ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या किया है, जो नॉन कॉम्प्लाइंट है, मतलब जो गैर मानकीकृत ORS है, उनको सबको रिमूव करना है। किसने ऑर्डर दिया? ये FSSAI ने ऑर्डर दिया, FSSAI ने ऑर्डर दिया है। तो FSSAI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ध्यान रखना, ये ऑटोनॉमस बॉडी है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज बीन स्टेबलाइज अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ध्यान रखना, ये यहाँ से मिनिस्ट्री नहीं भूलना है अच्छे से। इसका काम क्या रहता है? फूड सेफ्टी का ध्यान रखना और रेगुलेशन करना। पूरा जितना भी फूड मार्केट है, रेगुलेशन होता तो नहीं है, कितना ही आप नकली पनीर, नकली दूध, नकली दही सब कुछ खाते ही हो ना दिन रात, तो है, लेकिन कैसे ही बनता है आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें अनहाइजीनिक होती है, कैसे भी होती है, लेकिन इसका काम है इसको मैनेज करना। जितने भी पूरे देश में खाने की चीज़ें बनती है ना, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? फसाई का, FSSAI का है। ये फूड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मानक क्या होना चाहिए, खाने के मानक क्या होना चाहिए, वो तय करती है ये। रेगुलेटरी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण को स्टोरेज कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, इंपोर्ट, फूड का इंपोर्ट किसका करना है किसका नहीं करना है, वो भी तय करता है, यही है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड वॉलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। एनीवन सेलिंग और इंपोर्टिंग फूड इन इंडिया नीड फूड लाइसेंस इशूड बाय FSSAI, ठीक है। FSSAI का आपको वो सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन देख ले। विथ रेफरेंस टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, consider the following statement: it is an autonomous body under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। तो फूड देखते ही हर कोई लगता है कि ये तो यार यही मिनिस्ट्री है, फूड वाली तो यही है, यही होगी, नहीं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ध्यान रखना, इट वाज स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, तो बिल्कुल ये तो सही है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल एंड रेगुलेटिंग देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला भी सही है, पहला वाला गलत है, ये फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।